नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों की चुनावी डुगडुगी बज रही है। जनता के बीच वो जा रहे हैं और लोक लुभावन वादे फिर से किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि देश की तमाम प्रमुख विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने में लगी है। और इस चुनाव में जनहित और विकास के मुद्दों से परे जो सबसे अहम मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है वो व्यक्तिगत मुद्दा है, राजनेताओं का मुद्दा है, जनता का मुद्दा नहीं है। जी हाँ, सभी राजनेता मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रही है और एक एक कर विपक्षी पार्टियों पर लगातार प्रताड़नाएं की जा रही है। उसी कड़ी में अभी हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे चले गए हैं और आम आदमी पार्टी के कई नेता भी गए हैं। तो वहीं राजद परिवार पर भी काफ़ी समय से शिकंजा कसा हुआ है, उन पर ईडी के चार्जेस लगे हुए हैं, लगातार पूछताछ होती रही। वहीं उनके कई करीबियों के घर भी छापे मारे गए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सलाखों के पीछे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियां बरस रही है, उससे यही लग रहा है कि इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है वो यही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है। वहीं चुनावी बॉन्ड भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। तो वहीं अगर हम बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी भी ये याद दिला रही है कि सबसे बड़ी देश की भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के संरक्षण में ही तमाम पार्टियां फलती फूलती हैं। तो जिस तरीके से टकराहट की स्थिति है, इस टकराहट के बीच आखिर बेचैन कौन है? विपक्ष बेचैन है या फिर केंद्र की मोदी सरकार बेचैन है? इस बेचैनी के आश्रय और इस छटपटाहट के आश्रय लोकसभा का चुनाव होना है। देश के तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, बड़े पत्रकार हैं या पॉलिटिकल जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति बदले की भावना का रूप ले चुकी है। तो वहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि देश में तानाशाही हो रहा है और इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का हो रहा है, तो वहीं भाजपा भी यह आरोप लगाती है कि शायद कांग्रेस भूल गई कि उनके शासनकाल में इमरजेंसी लगी थी। अब चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि जो 1975 का दौर था, इंदिरा गांधी का दौर था, जब उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव के वक्त सरकारी जो है ना मशीनरी का अपने चुनावी फायदे के लिए उपयोग किया था। तो निर्वाचन आयोग में मामला गया था और वो दोषी पाई गई थी, उनकी सत्ता हाथों से खिसक रही थी। बातें ऐसी हुई कि अब इंदिरा को अब सत्ता किसी और के हाथों में सौंपना होगा। उसी वक्त उनके बेटे और कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर संजय गांधी एक्शन में आए और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि देश में जो है इमरजेंसी का वो काला दौर आ गया था। कई प्रताड़नाएं लोगों को झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि जो देश के प्रमुख बड़े बड़े अखबार थे, चाहे प्रदीप की बात कर ले, उन आज भी वो इतिहास के पन्नों में उन बातों का जिक्र होता है। इंडियन एक्सप्रेस, इन अखबारों की बिजलियां काट दी गई थी, अखबार निकालने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। कुछ लोग छुप छिपाकर पर्चे निकाला करते थे। उस दौर को लेकर कई फिल्में भी बनी हैं। हाल के दिनों में भी मधुर भंडारकर ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें बखूबी चित्रण किया गया था कि इमरजेंसी के दौर में क्या क्या हुए थे। वहीं नसबंदी भी कराया गया था। संजय गांधी ने नसबंदी जो कराया था उसका काफ़ी बुरा असर कांग्रेस पार्टी के इमेज पर पड़ा था। कई प्रकार से लोगों के बोलने पर, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर या उनके आंदोलन करने पर भी कई पाबंदियां लग गई थी। उस दौर में आपको जेपी का नाम भी याद होगा, जयप्रकाश नारायण, जो कि इंदिरा गांधी को अपना करीबी मानते थे, उनको अपने भतीजी मानते थे, उनको काफ़ी इज्जत और काफ़ी आदर देते थे। लेकिन जो संघर्ष का जो वो रूप था और जो विचारों की टकराहट थी, वहाँ वो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। जेपी समेत तमाम देश के जो बड़े नेता थे, उन नेताओं को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। यदि कोई कुछ बोलता था, कोई आंदोलन करता था या कोई आवाज़ उठाता था, तो उसके ऊपर कई प्रकार की ज्यादतियाँ की जाती थी। उस दौर की तुलना को अब मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी के साथ की जा रही है। नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर तरह से चुनावी दंगल में
अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां उन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई चुनावी रैली में ये जोरदार तरीके से कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि ये चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे हैं कि वो कई लोगों को फंसा रहे हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने एक निजी टीवी चैनल पर जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है, खुले तौर पर कहा, वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा जिसने भ्रष्टाचार किया है वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। वहीं अमित शाह ने भी कहा है। तो पूरी तरीके से देश में जिस तरीके से भाजपा के पास हिंदुत्व का जो कोर वोट बैंक है और जिस प्रकार से कार्य किए गए हैं, भाजपा को पूरा भरोसा है कि वो अपने विपक्षियों के ऊपर किसी तरह की रियायत नहीं करेगी। तमाम आलोचनाओं के बाद भी एक एक कर आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके सांसद जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं संजय सिंह, हालांकि उनको ज़मानत तो मिल गई, वहीं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया समेत तमाम तरह के लोग हैं। आपने महाराष्ट्र में भी देखा था कि संजय राउत के ऊपर भी काफ़ी सख्ती की गई थी, वो भी सलाखों के पीछे गए थे। कुल मिलाकर तमाम जो विपक्षी पार्टियों के भीतर जो ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा कसा, उसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को कहा जा रहा है कि ये इमरजेंसी का दौर है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार से लड़ना इमरजेंसी का दौर है। कुछ ऐसा ही भाजपा के कभी धूर विरोधी रहे ललन सिंह ने भी इस पर जवाब दिया था सदन में हाल के दिनों में, जब दोबारा एनडीए में जदयू पार्टी आ गई तो ललन सिंह ने कहा कि अगर भाजपा बदले की भावना से ऐसा काम करती तो वो नीतीश कुमार के ऊपर भी उंगली ज़रूर उठाती, या मैं इतना मुखर होकर बोलता था मेरे घर भी ईडी और सीबीआई भेज दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया है। वहीं एक और उदाहरण दिया जाता है राजनीतिक गलियारे में कि बीजू जनता दल के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके ऊपर भी कभी भाजपा की गलत नज़र नहीं जाती है उनके राजनेताओं पे। तो इस तरह के कई सवाल हैं। इन सवालों के बीच ये समझना होगा क्या वाकई केंद्र की मोदी सरकार ज्यादती करती है या वो सच में भ्रष्टाचार के साथ लड़ रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे थोड़ा प्यार दे दे। अगली बार हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।